महाराज, महाराज वो देखो क्या। बच्चों महाराज, भागो महाराज, अरे महाराज बचिए। अरे वीरभद्र, ये हम कहाँ आ गए। ओहो, कितना अंधेरा है, मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। वीरभद्र, अरे जल्दी से रोशनी का प्रबंध करो। अरे महाराज, आपका इस खनिज के खान में स्वागत है। अच्छा, तो हम खनिज के खान में हैं। अरे ये तो एक प्राकृतिक संसाधन है। हाँ महाराज, खनिज वे संसाधन जो धरातल के अंदर से निकलते हैं, किसी भी देश के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। ये आर्थिक व औद्योगिक विकास को आधार प्रदान करते हैं महाराज। प्रकृति में खनिज सामान्यतः ठोस, तरल और गैस रूप में पाए जाते हैं महाराज। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। मुझे किसने याद किया? मैं धात्विक हूँ। मैं अधात्विक। हम दोनों खनिज के प्रकार हैं, लेकिन मुझे लौह एवं अलौह दो वर्गों में बांटते हैं। लौह खनिज, लौह से युक्त इनमें लोहे का अंश होता है। लौह अयस्क, मैग्नीज अयस्क, क्रोमाइट, पाइराइट, टंगस्टन, निकेल और कोबाल्ट लौह खनिज हैं। अलौह खनिज, लौह के अतिरिक्त अन्य धातु से युक्त, जैसे सोना, चांदी, तांबा, सीसा, बॉक्साइट, टिन और मैग्नीशियम अलौह खनिज हैं। नाइट्राइट, पोटाश, अभ्रक, जिप्सम, कोयला और पेट्रोलियम अधात्विक खनिज हैं। ये खनिज विभिन्न प्रकार के शैलों में पाए जाते हैं। कई खनिज आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं। कुछ खनिज अवसादी शैलों में मिलते हैं। लगभग सभी धात्विक खनिज आग्नेय शैलों में अयस्क के रूप में मिलते हैं, जिन्हें उपयोग में लाने से पहले संसाधित करने की आवश्यकता पड़ती है। महाराज, मैं आपको खनिजों के वितरण के बारे में बताता हूँ। हाँ हाँ, अरे हम सभी को बताओ खनिज का वितरण। महाराज, भारत में लौह अयस्क, मैग्नीज अयस्क, तांबा, सीसा, बॉक्साइट, अभ्रक और चूना पत्थर जैसे खनिज पाए जाते हैं। हमारे देश में खनिजों का वितरण बड़ा ही असमान है। धात्विक लौह अयस्क के बारे में संपूर्ण जानकारी दो। हाँ हाँ, मैं सबके बारे में जानकारी देता हूँ। लौह अयस्क, लोहा आधुनिक सभ्यता का आधार है। इसका उपयोग मशीनों के निर्माण, कृषि उपकरण तथा अन्य सामान्य उपयोग की वस्तुओं के बनाने में होता है। लोहा लौह अयस्क से प्राप्त होता है। लौह अयस्क 4 प्रकार के हैं। ये 4 कौन कौन से हैं? पहला मैग्नेटाइट, इसमें 72% लौह अंश होता है। दूसरा हेमेटाइट,
इसमें 60 से 70% तक लोहे की मात्रा होती है। तीसरा, लिमोनाइट। इसमें 40 से 60% लौह अंश होता है। चौथा, सिडेराइट। इसमें 40 से 50% लौह अंश होता है। वितरण एवं उत्पादन। भारत में संसार के लगभग 20% लौह अयस्क के भंडार हैं। भारत में लौह अयस्क का खनन छत्तीसगढ़ के दुर्ग और दंतेवाड़ा जिले, झारखंड के पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम जिले, उड़ीसा के सुंदरगढ़, केंदुझर और मयूरभंज जिले, गोवा का उत्तरी गोवा जिला तथा कर्नाटक के चिकमंगलूर और बेल्लारी जिलों में होता है। भारत में जितना लौह अयस्क निकाला जाता है, उसका लगभग आधा भाग मुख्यतः जापान, कोरिया, यूरोपीय देशों और खाड़ी देशों को निर्यात कर दिया जाता है। लौह अयस्क विशाखापत्तनम, पारादीप, मुर्मुगांव और मंगलौर के पत्तनों से निर्यात किया जाता है। वाह धात्विक, तुमने कितनी अच्छी जानकारी दी लौह अयस्क के बारे में। अब हमें मैग्नीज अयस्क के बारे में भी तो बताओ। महाराज, मैग्नीज अयस्क का उपयोग लोहा और इस्पात तथा मिश्र धातु बनाने में तथा ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशकों, रंग रोगन और बैटरी बनाने में किया जाता है। मैग्नीज अयस्क का भंडार कहाँ-कहाँ पर है? भारत में संसार के मैग्नीज अयस्क के कुल भंडार का 5वां भाग पाया जाता है। भंडार की दृष्टि से जिम्बाब्वे के बाद भारत का संसार में दूसरा स्थान है। मैग्नीज अयस्क के भंडार कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा में हैं। और इसका उत्पादन? महाराज, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का 5वां स्थान है। कुल उत्पादन का 97% मैग्नीज अयस्क महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में निकाला जाता है। और महाराज, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों मिलकर राष्ट्रीय उत्पादन का आधे से अधिक मैग्नीज अयस्क उत्पादन करते हैं। 80% मैग्नीज अयस्क की खपत देश में ही हो जाती है। शेष 20% निर्यात कर दिया जाता है और निर्यात होने वाले मैग्नीज अयस्क का 2/3 भाग अकेला जापान खरीदता है। धात्विक बेटा, महाराज को तांबा तथा सीसा के बारे में भी जानकारी दो। तांबे का उपयोग बर्तन, बिजली के तार तथा मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। और तांबे के भंडार और उत्पादन दोनों में ही भारत संपन्न नहीं है। भारत के तांबा अयस्क में 1% से भी कम तांबे की मात्रा होती है।
अंतर्राष्ट्रीय औसत 2.5% का है। लगभग 90% तांबे के भंडार मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। तांबे का उत्पादन आवश्यकता से कम होने के कारण इसका आयात करना पड़ता है। महाराज, सीसे का अयस्क गैलेना कहलाता है। यह एक मुलायम और भारी धातु है। यह ऊष्मा का कुचालक है। सीसा का उपयोग किन चीजों में होता है? सीसा का उपयोग मिश्र धातु बनाने में होता है। सीसा ऑक्साइड का उपयोग केबल, खोल, आयुध, रंग रोगन, कांच और रबर बनाने में होता है। वीरभद्र, हमें सीसा के वितरण तथा उत्पादन के बारे में भी तो बताओ। सीसा अयस्क यानी गैलेना देश के विभिन्न स्थानों में मिलता है। उत्पादन का अधिकतम भाग राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से प्राप्त होता है। हमारे देश में आवश्यकता का केवल 25% सीसा का उत्पादन होता है। शेष भाग ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और म्यांमार से आयात किया जाता है। धात्विक भाई, बॉक्साइट, अभ्रक तथा चूना पत्थर के बारे में महाराज को जानकारी तो दीजिए। हाँ हाँ, मैं एक एक करके सभी खनिजों की जानकारी दूंगा। अब मैं आपको बॉक्साइट के बारे में बताता हूँ। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। इसका उपयोग वायुयान, बर्तन तथा अन्य घरेलू उपयोग की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। अच्छा, ये बताओ, क्या भारत में बॉक्साइट भंडार एवं उत्पादन पर्याप्त मात्रा में है? हाँ महाराज, भारत में बॉक्साइट के विशाल भंडार हैं। झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्य इसके प्रमुख उत्पादक हैं। अच्छा, अब अभ्रक के बारे में बताओ। अभ्रक विद्युत निरोधक है। इसमें उच्च विद्युत वोल्टता सहने का गुण है। इसका उपयोग विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में किया जाता है। अभ्रक भारत के कई राज्यों में मिलता है। इसके अधिकतर भंडार और उत्पादन झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में होता है। भारत संसार का लगभग 60% अभ्रक का उत्पादन करता है। आजकल अभ्रक के स्थान पर कई अन्य वस्तुओं का उपयोग होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग कम हो गई है। यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और यूरोपीय देश अभ्रक के प्रमुख आयातक हैं। अच्छा अच्छा, और चूना पत्थर क्या होता है? महाराज, चूना पत्थर अवसादी शैल है जो कैल्शियम कार्बोनेट्स,
अथवा कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट से बना है। 75% चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है। शेष चूने पत्थर का उपयोग लोहे के प्रगलन तथा रासायनिक उद्योगों में होता है। और इसका वितरण एवं उत्पादन? देश के प्रायः सभी राज्यों में चूना पत्थर पाया जाता है। देश के कुल उत्पादन का लगभग 3/4 चूना पत्थर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में निकाला जाता है। धात्विक, ये बताओ खनिज का संरक्षण कैसे होता है? महाराज, खनिज अनवीकरणीय संसाधन है जिन्हें एक बार उपयोग करने पर दोबारा नहीं बनाया जा सकता। ओहो, ये तो बहुत चिंता की बात है। खनिज संरक्षण के कुछ उपाय तो होंगे? हाँ महाराज, खनिज संरक्षण के उपाय तो अवश्य हैं। वो क्या? हमें खनिजों का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए कि भावी पीढ़ी के लिए ये खनिज पर्याप्त मात्रा में सुलभ बने रहें। हमें खनिजों का उपयोग सुनियोजित ढंग से करना चाहिए। खनन तथा संसाधन की प्रक्रियाओं में होने वाली बर्बादी को कम से कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। खनिजों के संरक्षण के लिए उनके स्थान पर अन्य वस्तुओं के उपयोग के बारे में हमें सोचना चाहिए। जहाँ तक संभव हो, धातुओं के चक्रीय उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। हाँ, खनिज के संरक्षण के लिए इन बातों को गंभीरता से सोचना चाहिए। महाराज, अब मैं आपको ऊर्जा की जानकारी देता हूँ। ऊर्जा संसाधन का क्या महत्व है? क्या महत्व महाराज? आधुनिक जीवन में ऊर्जा एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अच्छा, ये बताओ इस ऊर्जा संसाधन के स्रोत क्या हैं? ऊर्जा के विभिन्न स्रोत हैं, जिनमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आते हैं। ऊर्जा के स्रोतों को परंपरागत एवं गैर परंपरागत स्रोतों के रूप में बांटा गया है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत, ताप और जल विद्युत ऊर्जा के परंपरागत साधन हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, परमाणु और बायोगैस ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का उपयोग हाल ही में शुरू हुआ है और ये अपेक्षाकृत नए हैं। उपयोग के आधार पर ऊर्जा के स्रोतों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। अच्छा, तुमने बताया था
ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं। परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत के बारे में कुछ जानकारी तो दो। बताता हूँ। देखो, कोयला भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। देश की लगभग 67% ऊर्जा की पूर्ति कोयले से होती है। और कोयले का उपयोग कहाँ होता है? कोयले का उपयोग लोहा इस्पात निर्माण उद्योग में होता है। कोयले की उत्पत्ति वनस्पति से हुई है और ये भूपृष्ठ के नीचे अवसादी शैलों में पाया जाता है। वनस्पति से कोयला बनाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। कोयला बनने में इतना समय लग जाता है? तब तो मनुष्य को बहुत ध्यान पूर्वक इनका इस्तेमाल करना चाहिए। महाराज, कोयले के 4 प्रकार होते हैं, जैसे एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। हाँ, जरूर। सबसे पहले एंथ्रासाइट। ये सबसे उच्च कोटि का कोयला है, जिसमें कार्बन की मात्रा 80% से अधिक होती है। यह कठोर, काला और ठोस होता है और भारत में केवल जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। दूसरा बिटुमिनस होता है और यह आर्थिक दृष्टि से सबसे उपयोगी किस्म का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 60% से 80% तक होती है। यह झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तीसरा लिग्नाइट। महाराज, यह एक निम्न कोटि का कोयला है, जिसमें कार्बन की मात्रा लगभग 60% पाई जाती है। इसे भूरा कोयला भी कहते हैं। ये कोयला राजस्थान, तमिलनाडु, असम तथा जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। पीट, ये कोयले का चौथा प्रकार है। इसमें कार्बन की मात्रा 50% से भी कम होती है। यह सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। यह लकड़ी की तरह जलता है एवं धुआं अधिक और ताप कम देता है। कोयले के भंडार एवं उत्पादन के बारे में भी जानकारी दो। भारत में कोयले के लगभग 2,14,000 करोड़ टन भंडार है, जिसमें वर्तमान समय में भारत में प्रतिवर्ष 33 करोड़ टन कोयला निकाला जाता है। कोयले के अधिकांश क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी भाग में पाए जाते हैं और कुल उत्पादन का 2/3 कोयला झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। नेवेली लिग्नाइट खाने तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में हैं। अब मैं आपको पेट्रोलियम के बारे में बताता हूँ। पेट्रोलियम, इस खनिज की क्या उपयोगिता है और कैसे होता है इसका उत्पादन? पेट्रोलियम को खनिज तेल भी कहते हैं। यह बहुत कम धुआं छोड़ता है और जलने पर राख बिल्कुल नहीं बचती। इसका उपयोग अंतिम बूंद तक किया जा सकता है। वर्तमान समय में भारत में खनिज तेल का कुल ज्ञात अनुमानित भंडार लगभग 400 करोड़ टन है। इसमें से केवल 1/4 ही निकाला जा सका है। भारत में लगभग 3.3 करोड़ टन कच्चे तेल का उत्पादन होता है और कुल उत्पादन का 63% कच्चा तेल मुंबई हाई, 18% गुजरात तथा 16% असम से मिलता है। थोड़ी मात्रा में तेल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में भी निकाला जाता है। और महाराज, अब मैं आपको पेट्रोलियम के वितरण के बारे में बताता हूँ। पश्चिमी भारत में मुंबई हाई, बसिन और
एलियाबेट महत्वपूर्ण अपतटीय तेल क्षेत्र है। हाँ महाराज, गुजरात में अंकलेश्वर महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। यह बडोदरा के पास स्थित है। लुनेज और कलोल तेल क्षेत्र अहमदाबाद के निकट स्थित हैं। और कहां-कहां इसका उत्पादन होता है? बताता हूं महाराज। उत्तर पूर्वी भारत में स्थित असम देश का सबसे प्राचीन तेल उत्पादक राज्य है। असम में डिगबोई, नाहरकटिया और मेरन हुगरी जान प्रमुख तेल क्षेत्र हैं और ये खनिज तेल अशुद्ध रूप में तेल कुओं से निकाला जाता है, जिसे परिष्करणशालाओं में साफ किया जाता है। परिष्करणशालाओं में कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। ओह, और इसी कारण भारत में तेल दिन प्रतिदिन महंगा होता जा रहा है। अच्छा महाराज, मैं आपको प्राकृतिक गैस क्या होता है इसके बारे में बताता हूँ। प्राकृतिक गैस खनिज तेल के साथ और इसके बिना भी पाई जाती है। भारत में 70,000 करोड़ घन मीटर प्राकृतिक गैस के ज्ञात भंडार हैं। अभी हाल ही में कृष्णा गोदावरी बेसिन में प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार खोजा गया है। प्राकृतिक गैस का उत्पादन भारत में प्रति वर्ष लगभग 2,786 करोड़ घन मीटर होता है। कुल उत्पादन का 3/4 से भी अधिक उत्पादन मुंबई हाई में होता है। 10% गैस गुजरात, 7% असम तथा शेष आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा और राजस्थान से प्राप्त की जाती है। अच्छा, क्या इन गैसों के नाम भी होते हैं? हाँ, इनके नाम भी होते हैं। घरों में काम आने वाले गैस को एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वाहनों में प्रयोग होने वाले गैस को सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। गैस आपूर्ति करने के लिए बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं। क्या नाम है इन गैस कंपनियों का? भारत में गैस आपूर्ति की सबसे बड़ी कंपनी गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। गेल 2400 किलोमीटर से अधिक लंबी पाइपलाइनों द्वारा देश के विभिन्न भागों में गैस की आपूर्ति करता है। इस कंपनी के पास 7 एलपीजी आपूर्ति संयंत्र हैं। इनमें से 2 मध्य प्रदेश, 2 गुजरात, 1 असम, 1 महाराष्ट्र और 1 उत्तर प्रदेश में है। वर्तमान समय में भारत पेट्रोलियम उत्पादों का एक बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता तथा आयातक देश है। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन महाराज, लेकिन क्या? धात्विक, बताओ क्या? वर्तमान खपत दर से भारत में सभी ज्ञात तेल भंडार लगभग 30-40 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। पेट्रोलियम उत्पादों की
कुल खपत में लगभग 50% भाग परिवहन क्षेत्रों का है। बाकी कृषि में डीजल का तथा घरेलू क्षेत्र में मिट्टी के तेल का उपयोग होता है। तेल व एलपीजी का उपयोग खाना बनाने तथा नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था के लिए किया जाता है। ये बताओ, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकाश की व्यवस्था तेल से की जाती है, क्या शहरी क्षेत्रों में भी इसी से की जाती है? नहीं महाराज, शहरी क्षेत्रों में प्रकाश की व्यवस्था विद्युत के द्वारा की जाती है। विद्युत, ये क्या होता है? महाराज, व्यक्तिगत तथा राष्ट्र की प्रगति और संपन्नता के लिए विद्युत बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। अच्छा, भारत में विद्युत की कुल उत्पादन क्षमता 1,04,917 मेगावाट है। देश में विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत 379 किलोवाट घंटे है। यह विकसित देशों की तुलना में कम है। चीन में विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत 746 किलोवाट घंटे है तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में यह 11,994 किलोवाट घंटे है। वो क्या? ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से प्राप्त होती है। भारत में 310 से अधिक ताप विद्युत केंद्र हैं। असम, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल प्रमुख ताप विद्युत उत्पादक राज्य हैं। भारत में विद्युत उत्पादन का लगभग 70% योगदान ताप विद्युत का है। जल से? वो कैसे? महाराज, जल विद्युत नदियों पर बांध बनाकर जल से पैदा की जाती है। जल एक नवीकरणीय संसाधन है, जबकि ऊर्जा के अन्य स्रोत जैसे कोयला, पेट्रोलियम और गैस अनवीकरणीय संसाधन हैं। भारत में जितनी विद्युत पैदा की जाती है, उसमें 25% का योगदान जल विद्युत का होता है। एक अनुमान के अनुसार भारत में 1,50,000 किलो मेगावाट जल विद्युत पैदा की जा सकती है। भारत में जल विद्युत योजनाओं की कुल विकसित क्षमता 23,488 मेगावाट है। अच्छा, ये बताओ, जल विद्युत का किन किन राज्यों में उत्पादन होता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब महत्वपूर्ण जल विद्युत उत्पादक राज्य हैं। नाभिकीय विद्युत, यह कैसे उत्पन्न होती है? नाभिकीय विद्युत यूरेनियम और थोरियम से बनाई जाती है। यह खनिज झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रेणियों में मिलते हैं। केरल के मोनाजाइट रेत में भी यूरेनियम तत्व पाए जाते हैं। भारत में थोरियम के
विशाल भंडार संसार का लगभग 50% है। भारत में 6 परमाणु ऊर्जा केंद्र है, जिनकी सकल ऊर्जा उत्पादन की क्षमता 2720 मेगावाट प्रति वर्ष है, जो कुल विद्युत उत्पादन का 4% है। तो महाराज, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के बारे में मैंने बताया। अब आपको धात्विक ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में बताएगा। हाँ हाँ, बताओ धात्विक, क्या है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस तथा कूड़ा कचरा से प्राप्त ऊर्जा, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। ये ऊर्जा नवीकरणीय, प्रदूषण मुक्त तथा पर्यावरण के अनुकूल है। इन स्रोतों का भविष्य उज्जवल है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत में ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों की अनुमानित उत्पादन क्षमता 95,000 मेगावाट है। गैर परंपरागत ऊर्जा के ये सारे स्रोत हैं? हाँ महाराज, ये सारे स्रोत गैर परंपरागत हैं। इन सब के बारे में हमें बारी बारी से जानकारी दो। उष्ण कटिबंध में स्थित होने के कारण भारत में सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता तथा उपयोगिता की अधिक संभावना है। भारत में सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता लगभग 20 मेगावाट प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष है। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए फोटोवोल्टाइक तकनीक से सूर्य प्रकाश को सीधे विद्युत में बदला जाता है। सौर ऊर्जा देश के विभिन्न भागों में बहुत लोकप्रिय है। अच्छा, इसका उपयोग कहाँ-कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग खाना बनाने, पंप द्वारा जल निकालने, पानी को गर्म करने, प्रशीतन तथा सड़कों पर रोशनी के लिए किया जाता है। थार मरुस्थल देश में सौर शक्ति का सबसे बड़ा क्षेत्र बन सकता है। भारत का सबसे बड़ा सौर संयंत्र भुज के पास माधोपुर में दूध के डिब्बों को उबलते पानी में जीवाणु रहित करने के लिए स्थापित किया गया है। कई क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का उपयोग घरेलू प्रकाश, लालटेनों और सड़कों को प्रकाशित करने के लिए किया जा रहा है। दूसरी ऊर्जा कौन सी है? पवन ऊर्जा के लिए प्रारंभ में पवन फार्मों को स्थापित करने में काफी लागत आती है। भारत में 20,000 मेगावाट पवन ऊर्जा की उत्पादन क्षमता है। देश में लगभग 85 स्थान ऐसे हैं जहां 4500 मेगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है। ये कौन से स्थान हैं? ये स्थान
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप में स्थित हैं। देश में सबसे बड़ा पवन फार्म गुच्छ तमिलनाडु में स्थित है। इसकी उत्पादन क्षमता 150 मेगावाट है। गुजरात भी पवन फार्म स्थापित करने के लिए बहुत अनुकूल है। अब मैं आपको बायोगैस के बारे में जानकारी देता हूँ महाराज। ये बायोगैस कैसे उत्पन्न की जाती है? ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोग के लिए झाड़ झंखाड़ों, कृषि के अपशिष्टों, जीव जंतुओं और मानव मलमूत्र के उपयोग से बायोगैस पैदा की जाती है। जैव पदार्थों के अपघटन से गैस बनती है, जिसकी तापीय क्षमता मिट्टी के तेल, उपलों और लकड़ी के कोयलों से अधिक होती है। बायोगैस संयंत्र नगरपालिका, सहकारी समिति और व्यक्तिगत स्तर पर स्थापित किए गए हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है महाराज। ऊर्जा के अन्य गैर परंपरागत स्रोत भी हैं। वो क्या? महाराज, ऊर्जा के अन्य गैर परंपरागत स्रोत भी होते हैं। इसके अंतर्गत 5 मेगावाट क्षमता के छोटे छोटे जल विद्युत संयंत्र शामिल हैं। भूतापीय, ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा इसी श्रेणी में आते हैं। भारत में ऊर्जा के संसाधनों के संरक्षण के लिए ऊर्जा संरक्षण एक्ट 2001 बनाया गया है। यह एक्ट मार्च 2002 से प्रभावी है। इसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का अधिक से अधिक और निजी वाहनों का कम उपयोग करना चाहिए। आवश्यकता न होने पर बिजली के स्विच बंद कर देने चाहिए। शक्ति बचाने के लिए उपकरणों को नियमित रूप से जांचते रहना चाहिए। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के उपयोग पर अधिक से अधिक बल देना चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखकर ऊर्जा को संरक्षित किया जा सकता है। सही कहा। ऊर्जा मनुष्य के दैनिक जीवन के लिए बहुत आवश्यक है और ऊर्जा की उपयोगिता को ध्यान में रखकर ही ऊर्जा का सही उपयोग करना चाहिए। महाराज, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अभी हमें और भी संसाधनों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। हाँ हाँ, चलो चलो। लेकिन हम इस खनिज के खान से निकले कैसे? महाराज, परेशान होने की कोई बात नहीं। ये लीजिए।